गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम डे 9 की क्लास में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कंटेंट हम कवर अप करेंगे। तो ओम्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फेराडेज लॉ, फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये कहता है कि कोई भी मटेरियल पे किसी भी मटेरियल पे जब उसके दो एंड पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें से उस सर्किट में, क्लोज सर्किट में एक करंट फ्लो होता है। बट मटेरियल की क्वालिटी है, बट मटेरियल उस करंट को कुछ थोड़ा सा अपोज करता है। जहाँ पर उसकी स्पीड कम होती है उस पॉइंट को, या मटेरियल जो करंट को रिड्यूस करता है उसकी वैल्यू को अपोज करता है, वो पॉइंट कहलाता है रजिस्टर। सो ये मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी हम किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तब हमारे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा नया फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू आई इन टू आर। यहाँ पर मैं 3 डायग्राम में आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। देखिए आप, यहाँ पर एक सर्किट है, इसमें ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव है। प्लस से सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक रजिस्टर सर्किट लगा हुआ है। इस रजिस्टर पे आप देख सकते हैं इनकी स्पीड सबकी स्लो हो गई, फिर आगे एक साइमल्टेनियस स्पीड्स पे मूव करते हैं, अगेन आते इस जगह पर आते से ही इनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर मैंने एम्पियर, एक मिलीमीटर, सॉरी, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे वोल्टेज है, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। जब रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखिए जब वोल्टेज की वैल्यू कम है, आप देख रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू कम है, करंट की वैल्यू कम है ना। वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है। यहाँ पे भी आपको वोल्टेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप को विद द हेल्प ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं V इज इक्वल्स टू आई इन टू आर। अगर I फाइंड करना है तो V डिवाइड बाई आर, और R फाइंड करना है तो V डिवाइड बाई आई। आगे चलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके डायरेक्शन को, उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए यूज़ होता है। इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रिलेशनशिप बताते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो है, एक स्क्रू है, ये एक आयरन स्क्रू है, तो एक कंडक्टर हो गया, और कंडक्टर से होके उसमें से हमने एक कॉइल से उसे जोड़ दिया, ये वायर है, से हमने जोड़ दिया। जब वायर से यहाँ से प्लस और माइनस में हम जो कनेक्ट करते हैं, उसे ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ से करंट होके फ्लो हो रहा है। करंट इस सर्किट, इस कॉइल में होता हुआ फ्लो हो रहा है, और वो यहाँ से इस डायरेक्शन से फ्लो हो जा रहा है। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से करंट अगर ऐसे कॉइल में इस राउंड पे मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वर्टिकली जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये सारे पिंस इस स्क्रू से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर दूसरे डायग्राम में हम, इन जनरल डायग्राम में हम यहाँ देख सकते हैं कि जब कंडक्टर है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप उस, अगर कंडक्टर में करंट उसके अलोंग फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके 90 डिग्री आउट ऑफ फेस पे जनरेट होती है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मूविंग पोजीशन पे रहे आएगा तब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ थ्री डिफरेंट डायग्राम है। ये एक रेस्ट पोजीशन पे जैसे ही इसमें मूवमेंट होगा, आप देखिए ये पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसे ही इस डायग्राम में आप देखें, इस डायग्राम में एक पर्सन है जो कार में एक साइमल्टेनियसली मूवमेंट कर रहा है। जैसे इसको फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स इस पर लगा और वे बाहर की ओर गिर जाता है, और सेम कार उसके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इसी तरह से अगर हम देखें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो, F इज इक्वल्स टू एम इन टू ए बोल रहा है।
तो ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एफ फोर्स है, एम मास है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई करते हो जो फोर्स, उस फोर्स से उसका एक्सेलरेशन उसके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर देखिए ये मास कम है, इसका मास कम होने की वजह से सेम अमाउंट का फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो ये इसमें हाईएस्ट एक्सेलरेशन दिख रहा है। यहाँ पर अमाउंट हमने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर स्मॉल एक्सेलरेशन दिखता है। इसी तरह से आप इस पिंग बॉल पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें फोर्स अप्लाई किया, थोड़ी दूर ऊपर उठा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो वो ज़्यादा ऊपर उठा। सो बस यहाँ पर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होता है, ए एक्सेलरेशन है, और जब हम उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ऐड करते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए। ओके, नाउ अब हम बात करें कि एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स अप्लाइंग फोर्स का होगा। अगर फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो उसके रिस्पेक्टिवली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बनेगा। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला तोप वाला डायग्राम है, इसमें जैसे ही बॉल बाहर की ओर, जितने फोर्स से बाहर की ओर जा रही है उतने पीछे से उतने ही पीछे ये व्हील और ये पूरा तोप आपका पीछे जा रहा है। उसी तरह आप देख सकते हैं इस ह्यूमन ने इस हॉर्स को एक लेग दिया तो उतने ही इक्वल और अपोजिट फोर्स से उसको पीछे भेज दिया। चलिए आगे देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जनरली वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल होते हैं जिनमें मोटर का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को उसके करंट के डायरेक्शन, अप्लाई होने वाले फील्ड के डायरेक्शन और उसमें जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो फ़ैन है, मिक्सर है, प्रिंटर है, इन सभी चीज़ों में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में है। फर्स्ट 4 फिंगर आपकी जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बताती है और इस फर्स्ट 4 फिंगर के से 90 डिग्री होता हुआ आपका करंट का डायरेक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले डिवाइसेस जैसे कि जनरेटर, इनमें इस्तेमाल करते हैं। इस समय करंट का डायरेक्शन, जनरेटर की वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन क्या है इसका पता लगाने के लिए हम इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। सो हम यहाँ पर जो मोशन है यानी जो आपका करंट आप देख सकते हैं, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। करंट का डायरेक्शन अलोंग विद द वायर है। तो अगर ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रही है तो फर्स्ट 4 फिंगर आपकी अप्लाई होने वाले फील्ड को बता रही है। तो फील्ड यहाँ अप्लाई हुई, ये आप वर्टिकली देख सकते हैं, ये ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये आपकी अप्लाई होने वाली फील्ड। और जस्ट उसके अपोजिट मोशन होगा, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले वाले में मोशन हो रहा है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। सो ये सभी एक दूसरे के 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होते हैं। आगे देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एवरी इलेक्ट्रोलाइट हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रिसिटी और उसके रिस्पेक्टिव वो इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट अपना मूवमेंट या एक्सेलरेशन या स्पीड या स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी एप्लीकेशंस को वो रिजल्टेंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी भी केमिकल डिपोजिशन, कोई भी केमिकल डिपोजिशन है उसमें फ्लो ऑफ करंट जो है उसके इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो होने वाले करंट की जो वैल्यू है वो उस पर अप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पर डिपेंड करती है। उसका यहाँ पे फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। Q यहाँ पे चार्ज वैल्यू है, Z यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से अगर हम देखें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो, F इज इक्वल्स टू M इंटू A बोल रहा है। तो A यहाँ पर एक्सेलरेशन है, F फोर्स है, M मास है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई करते हो जो फोर्स, उस फोर्स से उसका एक्सेलरेशन उसके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर देखिए ये मास कम है, इसका मास कम होने की वजह से सेम अमाउंट का फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो ये इसमें हाईएस्ट है। सो आगे देखते हैं कुछ जनरल यूजेस हैं
लॉज हैं जो कि हमें अपने घरों की वायरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जितना लोड करंट है उसके अकॉर्डिंग उस सेफ्टी पर्पस पर हम करंट की साइज़ का इस्तेमाल कंडक्टर की साइज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास छोटा सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो हम वहाँ पे छोटा कम या थिन करंट कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास ज़्यादा लोड 3 फेज़ वायर लोड है तो वहाँ पे हम हैवी कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनमें लोड करंट को वियर करने की कैपेसिटी होती है। आगे बात करते हैं, जितने भी कंडक्टर हैं वो सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कनेक्ट होने चाहिए। सारे सब मेन सर्किट से अगर सब सर्किट आप निकालते हैं तो उनमें हर एक सब सर्किट में डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड होना चाहिए। हर एक लाइन पर एक इंडिविजुअल फ्यूज़ या सूटेबल रेटिंग का फ्यूज़ कनेक्ट होना चाहिए। जो स्विच बोर्ड होते हैं वो फ्लोर की हाइट से 1.25 मीटर ऊपर बट 1.35 मीटर नीचे होने चाहिए। अर्थ कंडक्टर डायरेक्टली फ्यूज से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप हर एक अप्लायंसेस को सेपरेट स्विच में कनेक्ट करके रखें और जो भी ऑपरेटर्स है उसके अकॉर्डिंगली आप वायर कनेक्ट करें। बिल्डिंग लाइट की, अगर बिल्डिंग में लाइट वायर फैन और पावर वयरिंग्स को जब हम बनाते हैं, जब कनेक्ट करते हैं तो उन सब की वायरिंग का बहुत सारे इलेक्ट्रिकल नॉर्म्स को मानते हुए उसको हमको वहाँ पे वायरिंग करनी है। 3 फेज़ 4 वायर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर सभी फेज़ लाइन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस होने चाहिए। मैंने पहले भी आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और इसके टाइप्स पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर मैं अगेन आपको एक लिस्टिंग बस बता रही हूँ कि कंडक्टिंग कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कौन से 10 पॉइंट पे आ रहे हैं। ऐसे हम सीक्वेंसिंग बताएंगे। तो सबसे हाईएस्ट जो कंडक्टिविटी होती है वो सिल्वर की होती है, देन कॉपर, देन गोल्ड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रोडियम, सोडियम और इरिडियम। ऐसे 10 बहुत ही फेमस और हाई कंडक्टिविटी एलिमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसका हम इस्तेमाल अपने कंडक्टर के लिए करते हैं। नाउ हम यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल्स, हमने यहाँ पे इमेजेस देखे हैं। आज की डेट में किस टाइप की कलर कोडिंग वाले कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ये हम देखते हैं। तो सिंगल फेज़ के लिए पहले रेड यूज़ किया जाता था, अब ब्राउन वायर यूज़ किया जाता है। न्यूट्रल के लिए ब्लैक, अब सिंगल फेज़ की हम बात करें यहाँ पे अब ब्लू यूज़ होता है। बट अर्थिंग के लिए ग्रीन ही यूज़ करता है। नाउ 3 फेज़ में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके 3 अलग अलग फेज़ होते हैं। तो तीनों के अलग अलग कलर हैं, रेड, येलो और ब्लू। जिसको भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज़ बनाना आप बना सकते हैं, बट आपको तीनों के अलग अलग वायरिंग, कलर की वायरिंग करनी होती है, ये ईजिली आइडेंटिफिकेशन के लिए। नाउ अगेन इसमें न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है और इसमें 3 फेज़ अर्थिंग या ग्राउंडिंग वायर जो होता है वो येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में या ग्रीन में होता है। इंसुलेटर तो वो मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट या शो नहीं करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करते हैं। तो ऐसे मटेरियल जैसे ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, पेपर, फैब्रिक, कॉर्क, वुल, वुड, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि जिसका इस्तेमाल एज ए इंसुलेटर किया जाता है। और एज़ पर देयर नेम हमें उनके अपने एप्लीकेशंस हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट और बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में करंट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हम यहाँ बात करें तो इंसुलेटर का डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस में यूज़ करते हैं, सेफ्टी, ह्यूमन और एनिमल सेफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सेवरल यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं कंडक्टर और इंसुलेटर का। ओके, सो आज की क्लास में हमने पढ़ा ओम्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉज, न्यूटन्स लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स। ये सारे लॉज इलेक्ट्रिसिटी पर के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक लॉज हैं। इन सभी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी सर्किट की वायरिंग या कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। Thank you so much.